भारत ने 14 जुलाई 2023 को अपना चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया, जिसका बजट 615 करोड़ है और ये अभी तक का इसरो का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। इससे पहले चांद पे जाने के लिए इसरो ने अपना दूसरा मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो अपने लास्ट स्टेज में फेल हो गया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत चांद पे तीसरी बार क्यों जाना चाहता है, हमने अपनी पिछली गलतियों से क्या सीखा है और क्या इंप्रूव किया है, चंद्रयान 3 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसे क्या हासिल होगा। ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, चलिए जानते हैं। अक्सर जब हम कोई भी स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो हमें लगता है कि चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, पर सच ये है कि हमारे चांद और पृथ्वी के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बीच में फिट हो जाएंगे। द मून इज वेरी फार। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन भी है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की ये वाली फुटेज आती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर, जो कि अब रशिया है, वो चांद पर पहुंचा था, वो भी अपने मिशन लूना 2 के साथ, वो भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले 1959 में। ऑफ कोर्स रशिया ने पहले कभी भी इंसानों को मून पर नहीं भेजा है, लेकिन चांद पे पहुंचने वाले वो पहले थे। दुनिया में सिर्फ 3 देश है जिन्होंने चांद पे सॉफ्ट लैंड किया है, अमेरिका, रशिया और चाइना। अब यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंड करना, मतलब लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ हो, वो सेफली जमीन पर लैंड कर गया हो। असल में सॉफ्ट लैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक बार अगर ये प्रूव कर दिया कि इसरो भी सॉफ्ट लैंड करा सकता है, तो हम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, जिससे इसरो को बहुत अच्छी इनकम होगी और इसरो अपने खुद के आने वाले मिशन और प्रोजेक्ट्स में उन पैसों को यूज कर सकता है। जो काम नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वो काम हम भी कर सकते हैं। 2008 में हम चंद्रयान 1 के जरिए चांद पे पहुंचे जरूर, लेकिन वो एक मून इंपैक्ट प्रोब मिशन था जिसने चांद पर हार्ड लैंडिंग की थी। 4 साल पहले 2019 में चंद्रयान 2 का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो चांद पे सॉफ्ट लैंड करे। चंद्रयान 2 का लॉन्च भी सक्सेसफुल हुआ था। इनफैक्ट अर्थ से मून तक की दूरी 3,84,400 हमने सक्सेसफुली कवर भी कर ली थी, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण हम लैंड नहीं कर पाए। प्लान ये था कि विक्रम रोवर मून की 14 दिन तक स्टडी करेगा और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें भिजवाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल होने की वजह से मिशन अधूरा छूट गया। अब चंद्रयान 3 के जरिए साइंटिस्ट पहले की गई गलतियों को सुधारना चाहते हैं। एक तरीके से भारत के पास एक सुनहरा मौका है अपनी इंप्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। साथ में चंद्रयान 3 की एक बहुत ही स्पेशल बात है, उसकी लैंडिंग लोकेशन। जैसे कि आपको पता होगा कि अर्थ और मून एक तरीके से एक वन साइडेड रिलेशनशिप में है। अर्थ एंड मून एक तरीके से टाइडली लॉक्ड है। चांद का 41% हिस्सा हमेशा अर्थ से छुपा हुआ ही रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, जहां बिलियन ऑफ ईयर से सनलाइट पहुंची ही नहीं है। इन क्रेटर्स को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन की बेसिक इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। और साथ में माना जाता है इन क्रेटर्स में पानी भी छुपा हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 100 मिलियन टन्स ऑफ वाटर। एट द सेम टाइम यहाँ पे सोडियम, हाइड्रोजन, सिल्वर, अमोनिया, मरकरी जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशन के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉप बन सकती है। अब ये मिशन इतना डिफरेंट क्यों है? चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई, इसके टोटल 5 पॉइंट्स हैं जो हम एक एक करके समझेंगे। नंबर 1 इज पेलोड। अब 2019 के मिशन में हमारा पेलोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, जहां 3 मेन कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। और 2023 के मिशन में हमारा पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका है और अब यहाँ सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। साथ ही में 2019 का चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसने अपना मिशन पूरा करा था। इस वजह से चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर इंक्लूड नहीं किया गया। नंबर 2, पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 3 की टीम ने चंद्रयान 2 से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं। हमारे लैंडर के लेग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, जिससे कि वो इम्पैक्ट और बेहतर तरीके से सह सके और सर्वाइव कर सके। पहले हमारा इंजन इतना पावरफुल नहीं था, जिससे वो समय रहते अपनी स्पीड कम नहीं कर पाया और वो हमारे स्पॉट से जहां उसे एग्जैक्टली लैंड करना था, वो वहां से 750 मीटर दूर जाकर गिरा। इस वजह से चंद्रयान 3 की इंजन कैपेसिटी बढ़ाई गई है और साथ में इसमें हजार्ड डिटेक्शन सिस्टम भी ऐड हुआ है। नंबर 3 इज इंस्ट्रूमेंट। मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे हम अपनी पृथ्वी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उसके जरिए हम फ्यूचर मिशंस प्लान कर सकते हैं। इनका यूज वेदर पैटर्न डिटेक्शन के साथ साथ एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी में भी हो सकता है। चंद्रयान 3 में शेप यानी स्पेक्ट्रो पोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट भी है, जिससे हम हमारी अर्थ का डाटा रीड करके हमारी अर्थ के बाहर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ सकते हैं। नंबर 4 इज लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 इंपॉर्टेंट एक और वजह से है और वो है LVM-3 लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्च व्हीकल 4000 kg यानी 4 टन जितना पेलोड अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है और इस मिशन में ये व्हीकल पहली बार यूज होने वाला है और इसके जरिए हम दुनिया को प्रूव कर सकते हैं कि भारत भी हैवी पेलोड अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है। नंबर 5 इज कॉस्ट।
हमने चंद्रयान 2 कुछ 870 करोड़ में लॉन्च किया था। ऐसे देखा जाए तो ये कॉस्ट अवेंजर एंड गेम मूवी के बजट से 3 गुना कम है, लेकिन इस साल हमने चंद्रयान 3 615 करोड़ में ही लॉन्च कर दिया। इससे पता चलता है कि हम इंडियंस कितने ज्यादा एफिशिएंट है। जब भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पोस्ट करके इंडिया का मजाक उड़ाया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया भी स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए इसरो को खड़ा कर रहा है और इंडियंस को कितना पुअर तरीके से यहाँ दिखाया जा रहा है। भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत एक डेमोक्रेसी है और फिर भी स्पेस जैसे सेक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और शायद ये बात कुछ वेस्टर्न लोगों को हजम नहीं होती और फिर वो ये सवाल पूछते हैं, कैन इंडिया अफोर्ड ए स्पेस प्रोग्राम? चलिए एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि हर साल हम अपने स्पेस प्रोग्राम में कितना खर्च करते हैं। इसरो के बजट पर सवाल आने वाले हैं, ये सतीश धवन सर को अच्छी तरह पता था। इसलिए जब वो इसरो के चीफ बने, जब वो अपनी सैलरी के तौर पे सिर्फ 1 रुपया चार्ज किया करते थे और इसी एफिशिएंसी की लेगेसी इसरो आगे भी कैरी कर रहा है। हम पिछले 20 सालों से इसरो का बजट बढ़ा रहे हैं, दैट्स अ फैक्ट, लेकिन ये हमारे जीडीपी का सिर्फ 0.8% है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हम अपने पोस्टल सर्विसेज को चलाने के लिए 36,000 करोड़ हर साल स्पेंड करते हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि इसरो पे खर्च करे हुए पैसों से हमें क्या मिलता है? वेल, इन पैसों से स्पेस एक्सप्लोरेशन के अलावा हमें और भी कई फायदे हैं। हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पे नजर रखने के लिए हमें आंखें मिलती है। चाइना को भारत से इतना लगाव है कि वो अरुणाचल और लद्दाख में अपने लोग भेजता रहता है और वहां अपने सेटलमेंट्स बनाता रहता है और धीरे धीरे अनियन स्लाइसिंग मेथड से भारत का छोटा छोटा हिस्सा चुराता रहता है। बट इसकी जानकारी हमारे इसरो के सैटेलाइट्स हमारी सिक्योरिटी तक पहुंचाते हैं। 10 से ज्यादा सर्वेलेंस सैटेलाइट्स चाइना की नेवल एक्टिविटी को सर्वेलेंस करते हैं। जब 2019 में फैनी साइक्लोन आया था, जब इसरो के साइंटिस्ट ने ही हमें टाइमली रहते हुए वार्निंग दी। इन्हीं सैटेलाइट्स की वार्निंग की वजह से उड़ीसा से 11.5 लोग सेफली इवैक्यूएट करे गए। आज उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 बन चुका है और यूनाइटेड नेशंस भी दूसरे देशों को उड़ीसा का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल फॉलो करने की सलाह देती है। तो हमें हमारी जियोग्राफी स्टडी करके डेटा देता है और इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम हमारे किसानों को गाइडेंस दे सकते हैं। अर्थक्वेक, साइक्लोन्स और फ्लड्स की एडवांस में जानकारी मिलने से हम बेटर प्रिपेयर रह सकते हैं और होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। इसरो का बजट नासा से 15 गुना कम है और इतने कम बजट में भी इसरो के साइंटिस्ट आपकी और हमारी लाइफ बेहतर बनाते हैं। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, इसरो दूसरे देशों के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। आज तक इसरो ने 28 देशों के लिए टोटल 239 सैटेलाइट्स लॉन्च की है। पूरी दुनिया भारत के टैलेंट और एफिशिएंसी पे इतना विश्वास करते हैं, ये सच में हमारे लिए एक गर्व की बात है। स्पेस एक मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि इसरो भारत की इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत में स्पेस स्टार्टअप्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है और इसरो कई स्टार्टअप्स को एनकरेज और गाइड कर रहा है, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री आज के टाइम पे 13 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले 5 सालों में 24 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बन जाएगी। अगर हम इस इंडस्ट्री का 20% भी कैप्चर कर पाए तो हम हर साल अपने स्पेस बजट से 10 गुना ज्यादा पैसा भारत में लेकर आ सकते हैं। और ये बात विक्रम साराभाई अच्छी तरह जानते थे। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। जब नेहरू जी ने विक्रम साराभाई जी से कहा कि भारत एक गरीब देश है, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स है, हम एक स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका जवाब देते हुए विक्रम साराभाई ने नेहरू जी से कहा, भारत एक गरीब देश है, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमें एक स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है। ये विक्रम साराभाई का विजन ही है जो आज इसरो को एक नई बुलंदियों तक पहुंचा रहा है। बाकी देश स्पेस प्रोग्राम का इस्तेमाल वेपनाइजेशन के लिए करते हैं, वही हम भारतवासी स्पेस का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करते हैं और इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। सो गाइस, मेरी यही आज की वीडियो थी। अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है और आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। एक वीडियो बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। That's all for today's video guys, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye and stay tuned.